हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माकांत क्लासेस। फ्रेंड्स, सेट की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम जो मल्टीपर्पज से जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, तो उसमें सेट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। तो आज की क्लास में हम सेट को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज की क्लास को शुरू करेंगे हम एक मोटिवेशनल लाइन के साथ में। ध्यान से सुनेंगे और उस पर गौर भी करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा है और पढ़ने में मतलब मन भी लगेगा और साथ में आगे भी बहुत काम आने वाली लाइन है। मेरी खुद के द्वारा लिखी हुई है, तो आपको बताना भी है कि लाइन कैसी है। ना हथियार छोड़े हैं, ना अभी हिम्मत हारी है। ना हथियार छोड़े हैं, ना अभी हिम्मत हारी है। किस्मत से लड़ते रहना है, जंग अभी जारी है। जीतना है हर हाल में, कसम मैंने खाई है। जीतना है हर हाल में, कसम मैंने खाई है। हौसलों की मुस्कान देख करके मंजिल भी चकराई है। तो बस अपने हौसले ऐसे ही बना के रखना है और उसी के साथ में हमें क्लास को शुरू कर देना है। तो देखिए, कल इससे पहले वाली क्लास में बेटा हमने सेट के बारे में पढ़ा था। सेट क्या होता है, सेट का हमने इंट्रोडक्शन लिया था। सेट क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो रिप्रेजेंट करते टाइम ध्यान रखी जाती हैं। उसके अलावा सेट को रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से टाइप होते हैं, उसके एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम पहली क्लास में कर चुके हैं। तो अगर आप डायरेक्ट इसी क्लास पर आए हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले वाली क्लास को देख लें, तो फिर ये वाली आपको समझ में आने वाली है। तो देखो, उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि आगे की क्लास में हम टाइप ऑफ सेट करने वाले हैं। बट मैंने सोचा कि अगर हम कंसेप्ट करते जाएंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा कि जब तक जो चीज़ हमने पढ़ लिया है, एटलीस्ट उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लें। तो आज की क्लास में हम उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसके बाद में फिर हम टाइप ऑफ सेट पढ़ेंगे। क्लियर? तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। अब देखो, क्वेश्चन देखते हैं। हमने जो चीज़ पढ़ी हुई है, अगर आपने उनको ध्यान से पढ़ा हुआ है ना, तो ये क्वेश्चन आप चुटकी बजाते ही सॉल्व करोगे। अब देखो, स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन मैंने आपकी वो प्रॉब्लम भी खत्म कर दी है। आप बोलते हो कि सर हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी है। मैंने क्वेश्चन को दोनों फॉर्मेट में लिखा है, हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। तो अब आपकी प्रॉब्लम खत्म है। हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कंफर्टेबल है। अब देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो इन रोस्टर फॉर्म। यानी आपको एक इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन कौन सी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सीधी सी बात है कि उसके सॉल्यूशन कितने आने हैं? 2 आने हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं? जितनी उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ पर डिग्री 2 है, इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके 2 आने वाले हैं। तो जो सॉल्यूशन इसके आएंगे ना, उसको आपको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक, अब इसका मतलब सीधा सा है कि पहले तो आपको इसके क्या निकालने पड़ेंगे? सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड आउट करोगे? चाहो तो फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट कर लो, या फिर अगर फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले या श्रीधराचार्य मेथड जिसको बोलते हैं आप, उससे कर सकते हो। बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, आपको क्या बोला है कि मल्टीप्लाई करने पर -2 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर 1 आना चाहिए। मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप इसके फैक्टर कर सकते हो। आप 9th और 10th में ये चीजें पढ़ के आए हो, तो अब इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखो, जब आप इसके फैक्टर करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। देखो, 2x माइनस एक्स करोगे तो x रह जाएगा, और 2x इंटू माइनस एक्स करोगे तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद में इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन। यहां से जब आप कॉमन लोगे तो यहां से कॉमन क्या आएगा? x कॉमन आया तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस टू। यहां से कॉमन -1 लिया तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस टू और इक्वल्स टू जीरो। तो ये हो जाएगा x प्लस टू, वापस कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x यहाँ से और -1 यहाँ से। तो x प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। इन दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल रख दो तो आपको इसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल्स टू आ जाएगा -2। x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? प्लस का 1। क्लियर? तो आपके पास इसके दो सॉल्यूशन आ चुके हैं, -2 और +1। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब आपको पता है रोस्टर फॉर्म क्या होती है। रोस्टर फॉर्म का हो या टेबुलर फॉर्म का हो, एक ही बात होगी, या लिस्टिंग फॉर्म का हो, एक ही बात होगी। तो जब आप इसे रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? जैसे मान लो आपने सेट को नाम दे दिया ए, तो आपको पता है कि जब भी आप रोस्टर फॉर्म में लिखते हो तो एलिमेंट्स को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो ये मैंने कर्ली ब्रैकेट बना दिया। अब एलिमेंट्स को लिखो। एलिमेंट्स कौन से हैं? -2 एंड 1। आपको पता है कि एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट किया जाता है। ठीक, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट बंद कर दो।
ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है? देखो इसने क्या बोला था कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो रोस्टर फॉर्म। तो ये रोस्टर फॉर्म में आ गया। क्लियर है? रोस्टर फॉर्म में आ चुका है, तो ये होगा बेटा इसका आंसर। क्लियर? ओके। सेकेंड क्वेश्चन देखो, समुच्चय x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर लेस देन 40 को रोस्टर रूप में लिखिए। यानी आपको यहाँ पर कौन सी फॉर्म दे रखी है? सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। इस सेट बिल्डर फॉर्म को आपको कन्वर्ट किस में करना है? रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। राइट द सेट x such that x is a positive integer and x square less than 40 in the roster form। अब आपको उन एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी है कि एक तो वो क्या होने चाहिए, देखो धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। दूसरा क्या है कि उनका स्क्वायर है वो 40 से कम होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं? देखो आपको इतना तो पता है कि पॉजिटिव इंटीजर है ना, वो क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर इन द सेंस की नेचुरल नंबर। ठीक, तो नेचुरल नंबर जब आप लिखते हो, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, यही होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर का या नेचुरल नंबर को एक ही बात होती है। अब अगर आप इनका स्क्वायर करोगे, देखो यहाँ पर क्या बोला है? स्क्वायर है। तो अगर आप इनका स्क्वायर करोगे, देखो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 और 7 का 49। क्लियर? अब देखो इसने क्या बोला है? एक्स स्क्वायर लेस देन 40, यानी एक्स स्क्वायर यानी उनका स्क्वायर 40 से कम होना चाहिए। 40 से कम होने का मतलब है कि 49 तो इसमें शामिल नहीं होगा, 49 नहीं होगा और उसके बाद वाले भी शामिल नहीं होंगे। 49 शामिल नहीं हो रहा है मतलब यहाँ पर 7 भी इसमें शामिल नहीं होगा और 7 से बड़े नंबर भी शामिल नहीं होंगे। तो अब आपके पास ये जो आएगा वो सेट कौन सा आ जाएगा? a इक्वल्स टू, अब आपके पास कौन कौन से नंबर बचे हुए हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये इसका रोस्टर फॉर्म होगा। क्यों हुआ? रीजन वापस समझ लो। देखो इसने क्या बोला कि x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। x एक धन पूर्णांक है। तो धन पूर्णांक कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यही होते हैं। साथ में उसने ये भी बोला है कि वो धन पूर्णांक वो ऐसा है कि एक्स स्क्वायर लेस देन 40, यानी उसका वर्ग, उसका स्क्वायर 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 40 से कम ही होना चाहिए। तो किस किस का स्क्वायर 40 से कम होता है? एक का स्क्वायर 40 से कम होता है, 2 का होता है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का स्क्वायर 36 होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप 7 का स्क्वायर करोगे 49 हो जाएगा, जो 40 से ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए 7 इसमें काउंट नहीं होगा, 7 काउंट नहीं होगा, 7 से बड़े नंबर भी काउंट नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर? ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो, अब देखो इन दोनों में आपको क्या दे रखा था? सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी थी और रोस्टर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना था। लेकिन आगे के दोनों एग्जांपल्स में आपको क्या दे रखा है? आगे के दोनों एग्जांपल्स में दे रखा है, देखो थर्ड एग्जांपल देखोगे तो समुच्चय a इक्वल्स टू 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। यानी आपको सेट दे रखा है, राइट द सेट a इक्वल्स टू 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन इन सेट बिल्डर फॉर्म। यानी आपको ये रोस्टर फॉर्म दे रखी है और रोस्टर फॉर्म को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उन एलिमेंट्स में ऐसा कौन सा ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो उनको एक दूसरे से कनेक्ट करती है, एक दूसरे से मिलाती है। तो अब आप यहाँ पर देखोगे तो देखो 1 4 9 16 25, ये सीरीज को अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर की सीरीज है। वही 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है। तो कहने का मतलब है परफेक्ट स्क्वायर की सीरीज है। अब परफेक्ट स्क्वायर की सीरीज है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? देखो a इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ इंटीजर तो नहीं बोल सकते, नॉन जीरो इंटीजर्स। नॉन जीरो इंटीजर क्यों बोला है? क्योंकि इसमें जीरो शामिल नहीं है। अगर इसमें जीरो भी शामिल हो जाता तो हम सारे इंटीजर्स बोल देते, लेकिन जीरो शामिल नहीं है। आप नॉन जीरो इंटीजर्स बोल सकते हो या फिर आप ओनली नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हो, पर पॉजिटिव इंटीजर मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स के भी यही स्क्वायर होते हैं। क्लियर? तो इसलिए आप परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हो, केवल यहाँ भी छोड़ सकते हो x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अगर मैं इसको हिंदी में लिखना चाहूं तो हिंदी में लिख सकते हो x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। खत्म।
बस इतना सा ये होता है इसमें, ठीक है। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। उसके बाद में देखो समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। यानी ये जो सेट आपको दे रखा है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है। राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आपके पास इनमें जो कॉमन चीजें है, मतलब इसमें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसको एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं एलिमेंट्स को, वो चेक करनी है। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ क्या है 1, फिर यहाँ क्या है 2, मतलब उससे एक ज्यादा, फिर जो यहाँ पर था वो सेम यहाँ पर कैरी ऑन हुआ है, फिर यहाँ से एक ज्यादा हो गया, मतलब न्यूमेरेटर से डिनोमिनेटर 1 प्लस हो रहा है, ठीक है। फिर अगले का न्यूमेरेटर वही है जो पिछले का डिनोमिनेटर है, मतलब यहाँ पर 1 था तो 1 से 2 हो गया, फिर ये 2 यहाँ कैरी ऑन हुआ, फिर 2 से 3 हो गया, फिर 3 कैरी ऑन हुआ, 3 से 4 हो गया, 4 कैरी ऑन हुआ, 4 से 5 हो गया, 5 कैरी ऑन, 5 से 6 हो गया, 6 कैरी ऑन, 6 से 7 हो गया। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहो तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि x सच दैट x इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस 1। अब n अपॉन n प्लस 1 क्या है, मतलब जो भी नंबर होगा उसके अपॉन में उससे ठीक बड़ा नंबर होगा, उससे एक ज्यादा नंबर होगा। जैसे ये देखो यहाँ पर 1 है तो ये 2 हो गया, अगर आप n की जगह 1 रखोगे तो 1/1 प्लस 1 यानी 2 हो गए, 2/3, अब n की जगह 2 रखो तो 2/2 प्लस 1 3 हो गया। अब यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब यहां से आगे आपको कुछ चीजें और लिखनी पड़ेंगी। क्या लिखनी पड़ेंगी? जैसे मान लो अगर मैं तो n इक्वल्स टू 9 रख दूं तो ये तो 9/10 हो जाएगा, लेकिन 9/10 तो इसमें नहीं है। क्लियर है? हाँ, अगर एंड सो ऑन होता तब तो प्रॉब्लम नहीं थी। तो कहने का मतलब है कि ये चीजें भी आपको लिखनी पड़ेंगी कि n की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं। तो देखो आप यहां पर लिखोगे वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड 1 लेस देन और इक्वल्स टू n लेस देन और इक्वल्स टू 6। ये इसका क्या मतलब हुआ? देखो n अपॉन n प्लस 1 यहां तक तो ठीक था, ये तो हमने इसका पैटर्न लिख दिया। उसके बाद में मैंने लिखा n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी n क्या है, n जो हमने यहां पर लिया है वो क्या है, प्राकृत संख्या है, यानी नेचुरल नंबर है। n बिलोंग्स टू कैपिटल N मतलब n प्राकृत नेचुरल नंबर का कोई नंबर होगा, ठीक है। एंड 1 लेस देन और इक्वल्स टू n लेस देन और इक्वल्स टू 6, मतलब जो 1 है वो 1 से सॉरी n है वो 1 से 6 के बीच में लाई करेगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1 है और यहाँ 6 है। आप बोलोगे 7 क्यों नहीं लिया? 7 इसलिए नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पर हम n प्लस 1 कर रहे हैं, तो 6 अपॉन देखो 6 अपॉन 6 प्लस 1 7 हो गया। हाँ, अगर आप यहाँ पर 7 लेते तो फिर अब देखो 7 अगर लेते n इक्वल्स टू 7 लेते तो 7 अपॉन 8 होता, वो तो इसका एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, 6 लिया है, ठीक है। अगर आप इसी को हिंदी में लिखना चाहो तो हो जाएगा a इक्वल्स टू x सच दैट x इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस 1, जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल N एवं 1 लेस देन और इक्वल्स टू 1 लेस देन और इक्वल्स टू n लेस देन और इक्वल्स टू 6। क्लियर है? तो ये थे बेटा आपके 4 एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल्स पर, यानी एग्जाम्पल नंबर 5 पर। देखिए 5th एग्जाम्पल में आपको क्या बोला है, 5th एग्जाम्पल में बोला है बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से सही मिलान कीजिए। यानी सीधा सा है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में LHS में आपको कौन सी फॉर्म दे रखी है, रोस्टर फॉर्म दे रखी है या फिर टेबुलर फॉर्म दे रखी है, और राइट हैंड साइड में आपको कौन सी फॉर्म दे रखी है, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। अब आपको इनको एक दूसरे से मिलाना है कि कौन सा मतलब रोस्टर फॉर्म का सेट बिल्डर फॉर्म है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को आपको राइट हैंड साइड में मिलाना है, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में किसी भी सेट की रोस्टर फॉर्म है और राइट हैंड साइड में उसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। अब कौन से सेट बिल्डर फॉर्म की इधर रोस्टर फॉर्म है वो आपको चेक करना है। अब देखो वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल सा है, आप बहुत इजीली इसको कर सकते हो। तो देखो जैसे पहला इसमें देखा रखा है PRINCAL। अब ये तो खैर ऑब्वियस सी बात है कि इसका ही होगा, क्लियर दिख रहा है ना, प्रिंसिपल का। लेकिन क्यों होगा रीजन समझो। अगर आप प्रिंसिपल का रोस्टर फॉर्म बनाओगे, प्रिंसिपल वर्ड के जो लेटर हैं उनका रोस्टर फॉर्म बनाओगे तो देखो कैसे क्या बनेगा, इसका रोस्टर फॉर्म यही बनेगा ना, PRINC। अब देखो I वापस नहीं आएगा क्योंकि पहले आ चुका है, फिर P भी नहीं आएगा क्योंकि पहले आ चुका है, तो अब क्या आ जाएगा A।
और फिर क्या आ जाएगा L। तो PRINCAL, देखो PRINCAL। तो इसलिए प्रिंसिपल वाला जो ये था सेट बिल्डर फॉर्म था, तो इसको किससे मैच कर सकते हैं हम? A से, यानी A किससे मैच हो गया? D से। रीजन समझ में आया क्यों मैच हुआ? क्योंकि देखो प्रिंसिपल वर्ड है, उसमें देखो आई रिपीट नहीं हो सकता, क्योंकि आई 2 बार आ रहा है, तो इसलिए आई रिपीट नहीं हो सकता। तो इसलिए जो दोबारा आई आ रहा था उसको हम नहीं लिखेंगे। सिमिलरली पी भी पहले आ चुका है, तो पी नहीं लिखेंगे। तो अब हमारे पास क्या बचा? PRINCAL। क्लियर? उसके बाद में देखो सेकंड है जीरो। इधर देखो जीरो कौन से से मैच होता है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो, इस इक्वेशन को, तो देखो आपके पास है x + 1 = 1। आप अगर ट्रांसपोजिशन से 1 को उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा x = 1 - 1। तो x = 1 - 1 कितना रह गया? 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0। इसलिए ये किससे मैच हो जाएगा बेटा? c से। तो सेकंड जो सेट था वो c से मैच हो जाएगा। क्लियर? ओके, समझ में आया क्यों होगा 0? ठीक है। उसके बाद में अगला देखते हैं। देखो 1 2 3 6 9 एंड 8। अब देखो यहां पर अगर पहला क्वेश्चन आप देखोगे तो x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज अ डिविजर ऑफ 18, यानी x एक धन पूर्णांक भी है और 18 का भाजक भी है। अब 18 के भाजक कौन से होते हैं? भाजक बेटा ध्यान रखना, यहाँ पर भाजक बोला है, अभाज्य नहीं बोला है। ठीक है, अभाज्य नहीं बोला है। तो भाजक कहो या गुणनखंड कहो एक ही बात होती है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड नहीं बोला है। तो इसलिए 18 के भाजक, अब 18 के भाजक कौन से होते हैं? देखो 1 2 3 6 9 और 18, यही होते हैं। भाजक का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर जिसमें उसका पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, जिसका इसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। तो देखो 1 से कंप्लीटली डिविजिबल है 18, 2 से भी है, 3 से भी है, 6 से भी है, 9 से भी और 18 से भी है। तो इसलिए 18 के डिवीजर का जो सेट बनेगा वो 1 2 3 6 9 एंड 18, ये वाला सेट बन जाएगा। क्लियर है? रीजन आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद में देखो x such that x is an integer and x square - 9 = 0। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये हो जाएगा ट्रांसपोजिशन से x square = 9। जब x square = 9 आ गया तो x = क्या आ जाएगा? √9, और √9 की वैल्यू क्या होती है? +-3। +-3 मतलब एक बार प्लस का 3 और एक बार माइनस का 3, तो इसलिए ये सेट इससे मैच हो जाएगा। क्लियर है? तो ये थे बेटा कुछ एग्जाम्पल्स जो हमने आज किए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को तो हम यहीं खत्म करते हैं, और कल की क्लास में हम करने वाले हैं इन एग्जाम्पल पर बेस्ड, और जो हमने अभी इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, वो भी बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है, जिस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं उन्हीं की तरह हैं। तो धीरे धीरे हम इसको एडवांस लेवल पर लेके चलेंगे। अगर मैं एक साथ आपको सारा इंट्रोडक्शन दे दूं, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आप पीछे से उनके जो कंसेप्ट है वो भूलते जाओगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले जो हम सीख रहे हैं उसी पर बेस्ड पहले क्वेश्चन कर लें, फिर उसके बाद में अगले कंसेप्ट की ओर चलें। तो टाइप ऑफ सेट हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद में जो क्लास होगी उसके बाद में जो क्लास होगी उसमें। ठीक है, आज की क्लास में हमने एग्जाम्पल लिए, अगली क्लास में करेंगे एक्सरसाइज 1.1, उसके बाद में टाइप ऑफ सेट करेंगे। क्लियर है? तो चलिए आज की क्लास को खत्म करते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में एक नए जोश, नए जुनून, नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।